हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय कुमार सुशील जहांगीर। आज हम एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले चैप्टर में कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल में वह यौगिक जिनमें कार्बोक्सिलिक समूह सी डब्ल्यू बॉन्डेड ओ OH जिनमें कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होते हैं उनको हम कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। अगर हम OH को छुपा दें तो पता चलेगा कि ये कार्बोनिल समूह है। तो यहाँ ओरिजिनली हो क्या रहा है, कार्बोनिल समूह से एक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है। ये कार्बोक्सिलिक जो नाम आया है ये इन दोनों ग्रुपों से मिलकर आया है। CO को हम बोलते हैं कार्बोनिल और OH को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल। तो यहाँ पर कार्बोनिल से कार्ब लिया है और हाइड्रोक्सिल से ऑक्सिल लिया है। इन दोनों नामों को मिलाकर नाम बना है कार्बोक्सिल। तो हम कार्बोक्सिलिक समूह को कार्बोक्सिलिक भी बोलते हैं और कार्बोक्सिल दोनों सेम नाम है। तो चाहे कार्बोक्सिलिक कहो या कार्बोक्सिल कहो, सेम चीज़ है। तो वह यौगिक जिनमें कार्बोक्सिलिक या कार्बोक्सिल समूह उपस्थित हो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं इनके नामकरण की। तो नामकरण में दो प्रकार नाम पढ़ेंगे, सामान्य या रूढ़ नाम। सामान्य भी बोल सकते हैं या यूँ कह लें रूढ़ पद्धति। और दूसरा हम पढ़ेंगे IUPAC। तो पहले हम बात करते हैं रूढ़ पद्धति की। तो नामकरण की जो रूढ़ पद्धति है इसमें पदार्थ का नाम उसके प्राप्ति स्रोत के आधार पर दिया गया है। जैसे HCOOH, इसका नाम है समूह नाम फॉर्मिक एसिड। ये लैटिन भाषा के शब्द फॉर्मिका से लिया गया है और फॉर्मिका का अर्थ होता है लाल चींटी। फॉर्मिक अम्ल को लाल चींटी के भंजक आसवन से प्राप्त किया गया है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया फॉर्मिक एसिड। जैसे CH3COOH, इसका नाम है एसीटिक एसिड। ये नाम आया है लैटिन भाषा के एसीटम से, और एसीटम का मतलब होता है सिरका। इसको सिरका से प्राप्त किया गया, इसीलिए इसका नाम है एसीटिक अम्ल। ऐसे ही CH3CH2COOH, इसका नाम है प्रोपियोनिक अम्ल। तो ये हो गया प्रोपियोनिक एसिड। ये जो प्रोपियोनिक नाम है ये लिया गया है प्रोपियोन से, तो ये लिख दिया प्रोपियोन। इसमें प्रो का मतलब होता है फर्स्ट, लैटिन वर्ड है, और पियोन का मतलब होता है फैट। फैट का मतलब होता है वसा। इनको सबसे पहले वसा से प्राप्त किया गया, इसीलिए इनका नाम रख दिया गया प्रोपियोनिक अम्ल। ऐसे ही एक और है CH3CH2CH2COOH, इसका नाम है ब्यूटीरिक एसिड। ब्यूटीरिक एसिड वाला जो नाम है ये लिया गया है लैटिन भाषा के वर्ड ब्यूटीरम से, और ब्यूटीरम का मतलब होता है विकृत मक्खन। इसको सबसे पहले विकृत मक्खन से प्राप्त किया गया, इसीलिए इसका नाम रख दिया ब्यूटीरिक अम्ल। तो हमने देखा रूढ़ पद्धति में पदार्थों का जो नाम है, कार्बोक्सिलिक अम्लों का जो नाम है वो प्राप्ति स्रोत के आधार पर दिया गया। जैसे फॉर्मिक एसिड फॉर्मिका लाल चींटी से प्राप्त हुआ, एसिटिक एसिड एसिटम सिरका से प्राप्त हुआ इसलिए, और प्रोपियोनिक अम्ल सबसे पहले वसा से प्राप्त किया गया, इसीलिए इसका नाम प्रोपियोन हो गया। और ब्यूटीरिक एसिड का नाम क्योंकि इसको ब्यूटीरम विकृत मक्खन से प्राप्त किया गया, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया ब्यूटीरिक अम्ल। ये तो हुई रूढ़ पद्धति की बात। अगर हम इसके अलावा भी कई ऐसे यौगिक हैं जिनको डायरेक्टली नाम दे सकते हैं, तो सामान्य नाम पद्धति में
रूल है, अगर कार्बन एक है तो इसको हम बोलते हैं फॉर्म, जैसा कि हमने एल्डिहाइड में पढ़ा था। कार्बन 2 है तो इसको हम बोलते हैं एसिड। कार्बन 3 है तो बोलते हैं प्रोपियोन। कार्बन 4 है तो इसको हम बोलते हैं ब्यूटीर। और कार्बन 5 है तो इसको हम बोलते हैं वेलिर। ये लगाने के बाद एंड में हम क्या लगा देंगे, इक अम्ल, आईसी एसिड, इक एसिड। जैसे मान लो हम सिंपल एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैंने लिख दिया CH3 CH2 CH2 COOH। तो यहाँ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4। 4 के लिए क्या है, ब्यूटीर, तो प्लस इक अम्ल, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीरिक एसिड। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं CH3 CH3 COOH। अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ भी कार्बन 1 2 3 4 है, लेकिन ये जो ग्रुप है ये क्या है, आइसोब्यूटिल। तो इसको क्या नाम देंगे, आइसो, ये ग्रुप आइसो है, आइसो ब्यूटीरिक, आइसो ग्रुप है इसलिए आइसो ब्यूटीर, इसलिए क्योंकि 4 कार्बन है और एक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए लगता है, तो क्या नाम हो गया, आइसोब्यूटेरिक अम्ल। ऐसे ही जैसे और एग्जांपल ले रहे हैं, CH3 CH2 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 COOH। यहाँ कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा, वेलिर प्लस इक एसिड, नाम हो जाएगा वेलेरिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल के नामकरण की सेकंड पद्धति ले रहे हैं, IUPAC नामकरण। तो IUPAC में हाइड्रोकार्बन को हम लिखते हैं एल्केन, और कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए अनुलग्न लगता है ओइक अम्ल। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, HCOOH CH3 COH CH3 CH2 COOH CH3 CH3 COOH। इनके नामकरण की बात करते हैं। तो यहाँ कार्बन कितना है, एक, तो एक के लिए क्या लगता है, एक कार्बन हो तो IUPAC में मेथेन, मेथेन प्लस ओइक अम्ल, तो हो गया मेथेनोइक अम्ल। अगली बात करते हैं, यहाँ कार्बन कितना है, एक, दो, दो के लिए क्या होता है, एथेन, तो एथेन प्लस ओइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। यहाँ अगर बात करें तो कार्बन 1 2 3, कार्बन हो गए 3, तो प्रोटीन के लिए हो गया प्रोपेन प्लस ओइक अम्ल, हो गया प्रोपेनोइक अम्ल। अब यहाँ क्या है, यहाँ ब्रांचिंग है तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3, और ये हो गया अपने मुख्य कार्बन श्रृंखला, और CH3 क्या हो गया, प्रतिस्थापी। तो पहले प्रतिस्थापी की स्थिति बताएंगे, 2 पर है, नाम क्या है, मैथिल, तो हो गया 2 मैथिल। 3 है तो 3 के लिए प्रोपेन प्लस ओइक अम्ल, हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। अब हम डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल के नामकरण की बात कर रहे हैं। तो यहाँ डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल को याद करने का एक तरीका है, ओम सग्गा, OMSGA। यहाँ O का मतलब है ऑक्जेलिक एसिड, M का मतलब है मेलोनिक एसिड, थोड़ा दूर कर देते हैं, S का मतलब है सक्सिनिक एसिड, G का मतलब है ग्लूटेरिक एसिड, और A का मतलब है एडिपिक एसिड। तो इसको साथ में हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इजी तरीका है याद करने का। ऑक्जेलिक एसिड में 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल हम साथ जोड़ देंगे कंटिन्यू, और फिर क्या करेंगे, CH2 जोड़ते जाएंगे, तो इसमें एक CH2 आ जाएगा, COH CH2
COOH। इसमें एक CH2 और जोड़ देंगे तो COH, CH2, CH2, COOH। ऐसे करके हम एक एक CH2 कंटिन्यू जोड़ते जाएंगे। तो इसमें कितने CH2 कर देंगे? 3। तो 2 तो हमने जोड़ दिए हैं, एक और कर देते हैं। और एडीपी में कितने जोड़ देंगे? 4। तो ये COOH, 1 CH2, 2, 3, 4 और ये 5। तो ऑक्जेलिक एसिड में CH2 है नहीं, मेलोनिक में 1, सक्सेनिक में 2 CH2, ग्लूटारिक में 3 और एडिपिक में 4 CH2 हमने जोड़ दिए। अब अगर IPAC की बात करें तो IPAC में 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं वो मुख्य कार्बन श्रृंखला में काउंट होते हैं। जैसे हम इसके IPAC की बात करें तो 1 2, तो 2 के लिए क्या हो गया? एथेन, कार्बन इंक्लूड कर लिया है। फिर क्या कर देंगे? डाइओइक एसिड। अब जैसे बात कर रहे हैं इसकी, तो इसमें क्या करेंगे? 1 2 3, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा? प्रोपेन। फिर क्या हो जाएगा? डाइओइक एसिड। 1 2 3 4, फिर क्या हो जाएगा? 4 के लिए ब्यूटेन, 2 हैं तो डाई, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लगता है ओइक एसिड। ऐसे ही ग्लूटेरिक एसिड में 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या हो जाएगा? पेंटेन, 2 हैं तो डाई ओइक अम्ल। और एडिपिक एसिड में 6 कार्बन है तो हो जाएगा हेक्सेन डाई ओइक एसिड। तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हो तो मुख्य कार्बन श्रृंखला में उनको काउंट करते हैं, और मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम लिखने के बाद 2 हैं तो डाई और कार्बोक्सिलिक अम्ल का अनुलग्न ओइक अम्ल लिख दिया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कुछ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड की। 2 एग्जाम्पल हमने यहाँ ले रखे हैं। इसका सामान्य नाम सिट्रिक अम्ल है जो नींबू में पाया जाता है। अब अगर कार्बोक्सिलिक एसिड 2 से ज़्यादा हो तो उनको मुख्य कार्बन श्रृंखला में काउंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि 2 से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड मुख्य कार्बन श्रृंखला में काउंट करना संभव नहीं है। तब उनको हम क्या करेंगे? उनको मुख्य कार्बन श्रृंखला के साइड में रख देंगे। तो 1 2 3, तो 3 के लिए हम क्या लिख देंगे? प्रोपेन। प्रोपेन। फिर बता देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की पोजीशन, तो 1 2 3, 3 है तो ट्राई, क्योंकि 3 है तो ट्राई। ट्राई क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ ध्यान में देने वाली बात यह है कि 2 हैं तो डाइओइक एसिड लिखा जाता है, क्योंकि उनको हमने मुख्य कार्बन श्रृंखला में काउंट किया है। यहाँ मुख्य कार्बन श्रृंखला में काउंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए पूरा नाम लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें 1 2 3, यहाँ ये प्रतिस्थापी है तो 2 पर क्या है? 2। OH जब प्रतिस्थापी होता तो होता है हाइड्रोक्सी। फिर क्या है? प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है। 1 2 3, 3 है तो ट्राई। क्या है ट्राई? कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये हमने कुछ और एग्जाम्पल लिए हैं। इसका ये जो रिंग है इसको हम बोलते हैं बेंजीन, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लगता है ओइक अम्ल, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजोइक अम्ल। ध्यान रखें, बेंजोइक अम्ल को सामान्य नाम पद्धति और IUPAC में दोनों में मान्यता है। अब इसका सामान्य नाम लिखेंगे तो सामान्य नाम है ये बेंजीन जब प्रतिस्थापी होता है तो क्या होता है? फेनिल। कितने कार्बन है? 2। 2 के लिए एसिड प्लस इक अम्ल, तो फेनिल एसिटिक अम्ल। इसका सामान्य नाम है थैलिक अम्ल। अगर इन दोनों के IUPAC नाम की बात करें तो नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 और 2। 2 पर क्या जुड़ा हुआ है? प्रतिस्थापी है बेंजीन तो फेनिल होता है, 2 फेनिल। 2 के लिए क्या लगेगा? एथेन प्लस ओइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। इसकी बात करेंगे तो बेंजीन से 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़े हैं तो 1 और 2, तो क्या हो जाएगा? बेंजीन। फिर कहाँ कहाँ जुड़े हैं? 1
क्या है, 2 हैं तो डाई, डाई क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये अपने कार्बोक्सिलिक अम्ल के नामकरण की पद्धति यहाँ समाप्त होती है। आगे हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक समूह की संरचना। अब हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक समूह की संरचना की। तो कार्बोक्सिलिक समूह में कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है O और इससे जुड़ा है H। यहाँ ध्यान में देने वाली बात यह है कि अगर हम इस कार्बन के संग्रहण की बात करें तो एक सिग्मा यहाँ फ्री, ये एक सिग्मा और सिग्मा ये क्या है, संकरण sp2। और हमें पता है जब संकरण sp2 होता है तो बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री और संरचना होती है समतल त्रिकोणीय। तो इस कार्बन का जो sp2 संग्रहित कक्षक है, इस कार्बन का sp2 संग्रहित कक्षक ऑक्सीजन के संग्रहित कक्षक से अक्षीय अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाता है। ऐसे ही इस कार्बन का sp2 संग्रहित कक्षक इस ऑक्सीजन के संग्रहित कक्षक से अतिव्यापन करके ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है। लेकिन जो ये पाई बॉन्ड बना है, ये बना है कार्बन का A संग्रहित P कक्षक और ऑक्सीजन के A संकृत कक्षक के मध्य समपार्श्विक अतिव्यापन से। तो कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य पाई बंध कार्बन के असंकृत P कक्षक और ऑक्सीजन के असंकृत कक्षक के मध्य समपार्श्विक अतिव्यापन से बनता है। अगर हम कार्बोक्सिल समूह में अनुनाद की बात करें तो यहाँ ध्यान देंगे, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 का साझा यहाँ कर लिया, बचे 4। इसने 1 का साझा यहाँ कर लिया, 1 का यहाँ कर दिया, इसके पास भी कितने बचे, 4। तो क्या होगा, ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। तो क्या होगा, अनुनादी संरचना है। अनुनादी संरचना को डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन, इस ऑक्सीजन ने खींच लिए इलेक्ट्रॉन तो 4 हो गए 6, खींचे हैं नेगेटिव आया और कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव। यहाँ ऑक्सीजन, इससे जुड़ा हाइड्रोजन, इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, ये अपने लोन पेयर यहाँ दे देगा। तो क्या बनेगा, कार्बन, ऑक्सीजन, 6 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज। इस यहाँ पहले सिंगल था, ऑक्सीजन ने बंद के इलेक्ट्रॉन दे दिए, डबल आ गया। O, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 रह गए, दिया है तो प्लस और H। तो अगर इन अनुनादी संरचनाओं को हम ध्यान से देखें तो केवल इस संरचना में कार्बन पर धनावेश है, बाकी में किसी पर भी कार्बन पर धनावेश नहीं है।